अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 एप्लीकेशन लेयर, उसमें हमारा जो टॉपिक है वेब एंड एचटीटीपी, जो कि हमारा एक तरह से मॉड्यूल 2 है। तो अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कि वेब और एचटीटीपी के को हम डिस्कस करते हैं। वेब एचटीटीपी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ विच कैन बी स्टोर्ड ऑन डिफरेंट वेब सर्वर्स। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट कैन बी एन HTML फाइल, JPEG इमेज एंड जावा एप्लेट ऑडियो फाइल। अब जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो हम HTTP के केस में ले रहे हैं ऑब्जेक्ट, वो या तो कोई HTML की फाइल हो सकती है हमारी, या कोई JPEG इमेज हो सकती है, JPEG इमेज हो सकती है, कोई जावा का कोई टेम्पलेट हो सकता है, कोई PHP की फाइल हो सकती है। तो ये जो कुछ एक्सटेंशन है ये हमारी यूज़ होंगे हमारे ऑब्जेक्ट के तौर पर। और वेब पेज कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये अगर फाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो हमारी तो इनको हम क्या कहेंगे कि हमारी वेब पेज एक तरह से हमारे वेब पेज के तौर पे एक्ट करेंगे। ईच ऑफ विच कैन बी स्टोर्ड ऑन डिफरेंट, अब मुख्तलिफ वेब सर्वर्स पर वो स्टोर की जाएंगी। वेब पेज कंसिस्ट ऑफ बेस HTML फाइल विच इंक्लूड्स सेवरल रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स ईच एड्रेसेबल बाय URL। अब कुछ यहाँ पर फील्ड्स होंगी हमारे पास जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं बेस HTML फाइल। उसमें हमारे पास जो फील्ड होंगे उनको सबको मिला के हमारा एक URL बनेगा, और URL से बनता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पर ये लिखा हुआ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसमें क्या है कि URL ये एग्जांपल दी हुई है इन्होंने। एक एग्जांपल में क्या है कि www.samschool.edu, फॉर एग्जांपल हम सम स्कूल में ले लेते हैं कि हमारा www.uit.edu। तो यहाँ पर ये हमारा क्या शो कर रहा है, ये हमारा होस्ट नेम है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में आपकी मतलब कि किस यूनिवर्सिटी को आपकी वेब सर्विस किस यूनिवर्सिटी की है, ये हुई। उसके बाद है सम डिपार्टमेंट /pic.gif। अब ये कोई एक्सटेंशन है, यहाँ पे कोई HTML की फाइल भी हो सकती है, कोई JPEG इमेज भी हो सकती है। अब यहाँ पर क्या है, सम डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, तो क्या होगा www.uit.edu/electrical-department/pic.gif। अब यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है जो कि UET को शो कर रहा है वो हमारा होस्ट नेम पोर्शन कहलाएगा, जो कि नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आ जाएगा। उसके बाद सम डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट का नेम, तो वो हमारा क्या आएगा कि पाथ नेम से बना दिया कि आपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के कंसोल में जाके इस वाली चीज़ को एक्सेस करके दिखाना है pic.gif को, तो ये हमारा क्या होगा, पाथ को शो करेगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास HTTP ओवरव्यू। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक वेब एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, मतलब कि लेयर 7 पर काम करता है। ये OSI रेफरेंस मॉडल के लेयर 7 पे काम करता है। उसमें अब क्या है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल का हम डिस्कस करते हैं। क्लाइंट ब्राउज़र डेट रिक्वेस्ट्स या फिर रिसीव्स यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल एंड डिस्प्लेस वेब ऑब्जेक्ट, कि ऐसा ब्राउज़र जो कि रिक्वेस्ट करे या और रिसीव करे यूजिंग कौन सा प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल के ज़रिए, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्लाइंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे राइट साइड पे इमेज जो बनी हुई है कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है HTTP रिक्वेस्ट और वो सेंड करता है अपने वेब सर्वर पर, तो उसका रिस्पॉन्स देगा सर्वर HTTP रिस्पॉन्स जो कि कहलाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्लाइंट के तौर पे कौन सा है, फायरफॉक्स ब्राउज़र है, और दूसरा जो मोबाइल के ज़रिए जो है वो सफारी ब्राउज़र। तो ये दो हो गए हमारे क्लाइंट्स, और इन्होंने HTTP रिक्वेस्ट जनरेट की है सर्वर की तरफ और सर्वर ने उनको रिस्पॉन्ड किया है, तो ये हमारा कहलाएगा कि ये हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल है। और यहाँ पर जो यूज़ किया जा रहा है अपाचे का वेब सर्वर यूज़ किया जा रहा है। सर्वर वेब सर्वर सेंड्स यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल ही है ऑब्जेक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट, मतलब जो रिक्वेस्ट क्लाइंट करेगा उसके रिस्पॉन्ड में जो मैसेज भेजेगा सर्वर वो हमारा सर्वर कहलाएगा, मतलब कि सर्वर करेगा जो रिस्पॉन्ड करेगा मैसेज को। HTTP ओवरव्यू, इसमें क्या है कि HTTP यूजेस TCP। अब यहाँ पर मज़े की बात यह है कि HTTP जैसे कि मैंने बताया कि वो लेयर 7 OSI की लेयर 7 पे काम करता है, जबकि जो कि TCP है वो लेयर 4 पर काम करता है। अब यहाँ पर क्या कमाल की बात है कि HTTP यूज़ मतलब लेयर 7 यूज़ करती है लेयर 4 को। अब यहाँ पर देखें, अब इसमें क्या है कि डिफरेंट पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। क्लाइंट इनिशिएट TCP कनेक्शन क्रिएट सॉकेट। अब सबसे पहले क्या है कि क्लाइंट ने इनिशिएट किया TCP कनेक्शन और सॉकेट एक बना ली टू सर्वर की तरफ। पोर्ट कौन सी है, 80 पोर्ट से आप लोगों को याद आया कि HTTP हमारा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। दूसरे पे क्या, सर्वर एक्सेप्ट TCP कनेक्शन। अब यहाँ पर इसको मैं अगर डायग्राम से बनाऊँ कि यहाँ पर ये हमारा क्लाइंट है और यहाँ पर अगर हम अपना एक वेब सर्वर बना लें तो सबसे पहले क्या है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट जनरेट करेगा सर्वर की तरफ,
पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, सर्वर वेट कर रहा था, सर्वर ऑन कंडीशन में था और उसने वेट कर रहा था, उसने जैसी रिक्वेस्ट आई उसने एक्सेप्ट किया, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है, जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो क्लाइंट सेंड करेगा मैसेज, डाटा सेंड करेगा जो कि मतलब एज ए रिक्वेस्ट होगी कि सर्वर से जो वो चाहता है। HTTP मैसेज भेजेगा, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल मैसेज एक्सचेंज बिटवीन ब्राउज़र। अब यहाँ पे हमारा ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, सफारी ब्राउज़र हो सकता है, हमारा क्रोम ब्राउज़र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंड वेब सर्वर और वेब सर्वर के दरमियान तो HTTP की मैसेजेस एक्सचेंज होंगे। और फिर लास्ट में क्या होगा, हमारा कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, TCP कनेक्शन क्लोज्ड। तो ये हमारा होता है HTTP यूजेस TCP के, किस तरीके से वो HTTP यूज़ कर रहा है TCP को। अब यहाँ पर आते हैं HTTP इज़ स्टेटलेस। अब दो तरह के HTTP होते हैं, एक स्टेटलेस और एक स्टेटफुल। स्टेटलेस में क्या है कि सर्वर मेंटेन्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट पास्ट क्लाइंट्स रिक्वेस्ट। अब फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, उसने एक्सेस की है कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, फॉर एग्जांपल UIT की वेबसाइट उसने एक्सेस की है सर्वर से, तो अब क्या है कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है वो HTTP का प्रोटोकॉल उसने यूज़ किया है एक्सेस करने के लिए वेबसाइट को, और पोर्ट उसकी 80 थी। अब क्या है कि HTTP क्या है कि वो उस कोई यहाँ पर कोई डेटाबेस नहीं मेंटेन करता, कोई हिस्ट्री टेबल नहीं मेंटेन करता, जिससे क्या होता है कि हम अपने पास्ट क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को सेव नहीं कर पाते। अच्छा, इससे नुकसान क्या होता है, इससे नुकसान ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने दोबारा से वही वेब पेज एक्सेस करना है तो सर्वर को दोबारा से वो उठा के पेज ला के रिस्पॉन्ड करना पड़ता है क्लाइंट को। तो ये डिफरेंस है हमारा, ये हमारा प्रॉब्लम है स्टेटलेस HTTP में। स्टेटफुल HTTP उसमें क्या होता है, प्रोटोकॉल डेट मेंटेन्स स्टेट्स आर कॉम्प्लेक्स, मतलब कि आप स्टेट्स उसने मेंटेन करके रखनी है, मतलब कि डेटाबेस बनानी है, कोई हिस्ट्री टेबल बनाना है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि किस क्लाइंट ने कौन सी वेबसाइट किस वक्त एक्सेस की। तो ये एक कॉम्प्लेक्स काम है। पास्ट हिस्ट्री मस्ट बी मेंटेन्ड, पास्ट हिस्ट्री मेंटेन की जाएगी। इफ सर्वर क्रैशेस देयर व्यूज ऑफ स्टेट मे बी इनकंसिस्टेंट मस्ट बी रिकंसाइल्ड। अब इसमें क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल कि हमारा कोई सर्वर या क्लाइंट किसी वजह से क्रैश हो जाता है, अगर हम सपोज करते हैं कि हमारा सर्वर किसी वजह से हमारा क्रैश कर जाता है, तो इसमें स्टेटफुल में हमारे पास क्या फैसिलिटी होगी कि अगर फॉर एग्जांपल सर्वर क्रैश कर गया तो क्लाइंट की थोड़ी देर के लिए वेब सर्विस मुनक़ता हो जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन जैसे ही वो सर्वर अप कंडीशन में आएगा तो जो क्लाइंट होगी उसका जो वेब पेज होगा वो उसको उसी जगह से एक्सेस हो जाएगा। मतलब कि मस्ट बी रिकंसाइल्ड से मुराद ये है कि उसको उसी जगह से वो पेज वेब पेज जो उसने रिक्वेस्ट किया था, जहाँ से उसका कनेक्शन टर्मिनेट हुआ था, उसको उधर से ही दोबारा एक्सेस मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के HTTP कनेक्शन होते हैं, एक नॉन परसिस्टेंट होता है, दूसरा परसिस्टेंट HTTP कनेक्शन होते हैं। अब नॉन परसिस्टेंट में क्या आता है, नॉन परसिस्टेंट में क्या है कि TCP कनेक्शन ओपन, सबसे पहले TCP कनेक्शन बन गया, यहाँ पे हमारा क्लाइंट है और यहाँ पे हमारा सर्वर है, यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि TCP कनेक्शन क्रिएट होगा, ओपन हो गया। एट मोस्ट वन ऑब्जेक्ट सेंट ओवर TCP कनेक्शन, जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो मैक्सिमम जो है वो हम एक ऑब्जेक्ट सेंड कर सकते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट कोई एक वीडियो फाइल हो सकती है, कोई एक ऑडियो फाइल हो सकती है, कोई एक इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, लेकिन वो होगा एक सिंगल ऑब्जेक्ट। और फिर उसके बाद क्या होगा, TCP कनेक्शन क्लोज्ड, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कि एक क्लाइंट है उसने 10 इमेजेस एक्सेस करनी है सर्वर से, तो इसमें क्या होगा, पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, एक इमेज उसने एक्सेस की, मतलब क्लाइंट ने एक्सेस कर ली, कनेक्शन टर्मिनेट हो गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसने दूसरी इमेज लेनी है तो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, इमेज रिसीव करेगा क्लाइंट सर्वर से, कनेक्शन टर्मिनेट होगा। इसी तरह ही तीसरी इमेज के लिए कनेक्शन इस्टेब्लिश, इमेज रिसीव्ड, कनेक्शन टर्मिनेट, कनेक्शन इस्टेब्लिश, इमेज रिसीव्ड, कनेक्शन टर्मिनेट। तो ये होगा, हम 10 इमेजेस एक्सेस करना चाहते हैं तो इस तरह 10 कनेक्शन हमारे क्रिएट होंगे, जो कि एक प्रोसेसर इंटेंसिटिव काम है, एक लिंक इंटेंसिटिव काम है क्योंकि हमारी बैंडविड्थ यूज़ हो रही है इधर। उसके अलावा ये है कि इसमें डिले बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये हमारे कुछ नॉन परसिस्टेंट HTTP के डिसएडवांटेजेस हैं। डाउनलोडिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड मल्टीपल कनेक्शंस, कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 ऑब्जेक्ट्स डाउनलोड करने हैं किसी सर्वर से, तो उसमें क्या होगा कि आपको मल्टीपल कनेक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे। उससे क्या होगा कि मल्टीपल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शंस तो क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन यह है कि उसमें जो सिंगल ऑब्जेक्ट को आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट को सेंड करते हैं तो उसका मसला बनेगा कि आपको 10 के 10 कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे आपको उतने कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। जबकि परसिस्टेंट में ये वाली चीज़ दूर हो जाती है। TCP कनेक्शन ओपन टू अ
सर्वर। अब यहाँ पर सबसे पहले टीसीपी कनेक्शन ओपन हुआ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेंट ओवर सिंगल टीसीपी कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर। अब यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेंड हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 10 इमेजेस ने एक्सेस करनी थी तो पहले इमेज एक्सेस करेगा, दूसरी करेगा, तीसरी करेगा, चौथी करेगा, पांचवी करेगा, अप टू 10 ऑब्जेक्ट्स उसको जब क्लाइंट रिसीव कर लेगा जितने वो चाहता था, उसके बाद हमारा कनेक्शन टर्मिनेट होगा। मतलब ये कि इसमें एक ही कनेक्शन के ऊपर आप 10 के 10 ऑब्जेक्ट्स को रिसीव कर सकते हैं, जबकि नॉन परसिस्टेंट में क्या था कि आप एक ऑब्जेक्ट एक कनेक्शन पे रिसीव कर सकते हैं, तो आपको 10 ऑब्जेक्ट्स के लिए 10 कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास नॉन परसिस्टेंट की एग्जांपल को डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहले अभी हम इसको डिस्कस करके आ चुके हैं। वैसे मैं एक जनरल ओवरव्यू दे दूं कि HTTP ने इनिशिएट की रिक्वेस्ट टुवर्ड्स सर्वर, टीसीपी कनेक्शन क्रिएट किया, वो प्रोसेस हुआ और पोर्ट 80 पे उसके कनेक्शन की रिक्वेस्ट चली गई। यहाँ पर उसने एक्नॉलेज किया, मतलब कि वेट कर रहा था सर्वर, उसने टीसीपी कनेक्शन को पोर्ट 80 पे एक्सेप्ट कर लिया, नोटिफाइंग क्लाइंट, और क्लाइंट को मैसेज भेज दिया एक्नॉलेज करके, हाँ जी हमारा इस्टेब्लिश हो गया है कनेक्शन। अब क्या करना है, क्लाइंट ने मैसेज सेंड करना है। अब फॉर एग्जांपल उसने कोई इमेज या कोई ऑडियो फाइल उसने एक्सेस करनी है या कोई वेब सर्विस एक्सेस करनी थी वेब सर्वर से। HTTP क्लाइंट सेंड HTTP रिक्वेस्ट मैसेज कंटेनिंग URL एक भेजेगा वो इनटू TCP कनेक्शन सॉकेट। अब TCP कनेक्शन सॉकेट में वो एक URL भेजेगा। मैसेज इंडिकेट दैट क्लाइंट वांट्स ऑब्जेक्ट, कोई क्लाइंट जो है कोई ऑब्जेक्ट चाहता है। अब उसका URL की एग्जांपल यहाँ पे दी है कि सम डिपार्टमेंट है /home.index के वो इस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं क्लाइंट। ये जैसी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, सर्वर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा, मैसेज को रिस्पॉन्ड क्या करेगा कि उस जो फाइल वो चाहता था उसको वो रिस्पॉन्ड कर देगा उसी सॉकेट के ज़रिए। उसके बाद क्या होगा, और साथ में ही वो यहाँ पर चौथे नंबर पे क्या है कि HTTP सर्वर क्लोजेस TCP कनेक्शन, और क्या करेगा, कनेक्शन को क्लोज कर देगा, क्योंकि ये जैसे हम बात कर रहे हैं नॉन परसिस्टेंट है, मतलब ये कि एक जैसे ही उसने ऑब्जेक्ट सेंड किया तो उसने साथ में ही अपना कनेक्शन टर्मिनेट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब जैसे ही ये इसके पास फाइल पहुंचेगी, HTTP क्लाइंट रिसीव रिस्पॉन्स मैसेज कंटेनिंग HTML फाइल, जो चाहता था home.index वाली फाइल उसको मिल गई, डिस्प्ले करवा लिया उसने, पार्सिंग HTML फाइल, फाइंड 10 रेफरेंस JPEG ऑब्जेक्ट। अब उसने क्या करना है कि 10 ऑब्जेक्ट्स को और उसने रिसीव करवाना है। अब उन 10 ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या है कि उसको ये 5 स्टेप्स जो हमने पहले परफॉर्म किए हैं, ये वाले 1 2 3, ये वाले 4 और 5, ये 5 उसको स्टेप्स रिपीट करने होंगे हर एक इमेज के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब ये कि अगर 10 इमेज आपने या 10 ऑब्जेक्ट्स मंगवाने हैं तो आपको ये 50 स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे और आपके 10 कनेक्शन बनेंगे। ये ही मेन डिफरेंस है हमारा नॉन परसिस्टेंट HTTP और परसिस्टेंट HTTP में, कि परसिस्टेंट HTTP में आप एक ही कनेक्शन पर 10 के 10 ऑब्जेक्ट को रिसीव करवा सकते हैं। नॉन परसिस्टेंट HTTP रिस्पॉन्स टाइम। अब यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम आता है, RTT की एक फील्ड आती है इसमें। यहाँ पर अगर मैं इसको रेज कर दूँ, यहाँ पर ये हमारा है राउंड ट्रिप टाइम, इसको राउंड ट्रिप टाइम RTT डेफिनेशन। अब इसमें क्या है कि टाइम फॉर अ स्मॉल पैकेट टू ट्रैवल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड बैक। अब इसमें क्या है कि एक ये क्लाइंट है, उसने रिक्वेस्ट की सर्वर को, सर्वर ने उसको रिस्पॉन्ड किया, ये हो गया हमारा एक कनेक्शन। अब इस कनेक्शन पर एक 1 RTT मतलब कि एक राउंड ट्रिप टाइम बन गया है हमारा। राउंड ट्रिप टाइम क्या हुआ कि क्लाइंट की गई रिक्वेस्ट सर्वर पर और सर्वर से रिप्लाई भी वापस आ गया, तो इस वाले पूरे टाइम को हम कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम। हमारा 1 RTT कंप्लीट हो गया। अब ये वाला 1 RTT जो पहला RTT था वो था हमारा इनिशिएट TCP कनेक्शन, मतलब कि हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अब दूसरा RTT है, उसमें क्या होगा कि हमारा जो क्लाइंट है वो करेगा सेंड मैसेज टुवर्ड्स सर्वर। अब ये होगा हमारा सेकंड RTT, मतलब कि 2 RTT में, पहले RTT में हमारा TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ और दूसरी RTT में हमारा डाटा सेंड हुआ। अब ये था हमारे 2 RTTs इन नॉन परसिस्टेंट HTTP। अब इसके बाद क्या है कि हमने जो सर्वर ने अब जो हमने फाइल रिक्वेस्ट की थी, अब सर्वर ने वो सेंड की। अब ये जो छोटा सा यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट लगी हुई है इसमें जो, और ये रेड कलर का जो रेड कलर ब्लू कलर में जो कलर हुआ है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर आपकी फाइल रिसीव हो रही है, कि जो आपने फाइल रिक्वेस्ट की थी, मतलब home.index आपने जो फाइल एक्सेस रिक्वेस्ट की थी वो अब यहाँ पर सर्वर सेंड कर रहा है और क्लाइंट उसको रिसीव कर रहा है। जो इस फाइल को सेंड करने में जो ड्यूरेशन, जो टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं टाइम टू ट्रांजिट फाइल, कि ट्रांजिशन टाइम फाइल को सेंड करने के दरमियान, सेंड करने पे जो लगता है उसको हम कहते हैं ये ट्रांजिशन टाइम हमारा। तो यहाँ पर फाइल रिसीव हो गई।
अब उसमें क्या यहाँ पे बताया HTTP रिस्पॉन्स टाइम पर ऑब्जेक्ट 1 RTT टू इनिशिएट TCP कनेक्शन। ये हमारी बात कंप्लीट हो गई। 1 RTT फॉर HTTP रिक्वेस्ट एंड फर्स्ट फ्यू बाइट ऑफ HTTP रिस्पॉन्स टू रिटर्न। ये भी हमारी कंप्लीट हो गई कि हमारे पहले में हमारे एस्टेब्लिश होगा कनेक्शन, दूसरे में हमारा डाटा सेंड होगा। ऑब्जेक्ट पर फाइल ट्रांसमिशन टाइम रिक्वेस्ट टू ट्रांसमिट फाइल, ये यहाँ पर हमने बता दिया कि जितना टाइम इसको लगेगा उसको हम क्या कहेंगे कि हमारा ट्रांसमिशन टाइम है फाइल को सेंड होने का। उसके बाद ये एक मेन फार्मूला यूज़ किया गया है यहाँ पर नॉन परसिस्टेंट HTTP रिस्पॉन्स टाइम का। अब यहाँ पर आप इसको राउंड ट्रिप टाइम भी कह सकते हैं, आप इसको रिस्पॉन्स ट्रिप टाइम भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम की टर्म यूज़ किया तो यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा कि 2 RTT प्लस फाइल ट्रांसमिशन टाइम, मतलब कि एक पहला RTT कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, दूसरा मैसेज सेंड करने के लिए 2 RTT को ऐड किया प्लस जितना टाइम हमें लगा था फाइल को सेंड करने में, तो हमारे यहाँ पर निकल आएगा नॉन परसिस्टेंट HTTP रिस्पॉन्स टाइम। अब हम डिस्कस करते हैं अपना परसिस्टेंट HTTP वर्जन 1.1। ये हमारा है 1.1 वर्जन परसिस्टेंट HTTP। नॉन परसिस्टेंट HTTP इश्यूज, अब उसके इश्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन परसिस्टेंट के, और परसिस्टेंट HTTP क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसको हमारा वर्जन 1.1 है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब नॉन परसिस्टेंट में हमने जैसे कि देखा कि 2 RTT आपको पर ऑब्जेक्ट आपको बियर करना पड़ते हैं, मतलब कि 2 RTTs की ज़रूरत पड़ती है आपको सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए। अगर आपके 10 ऑब्जेक्ट सेंड करने हैं तो आपको 20 RTTs सेंड करने 20 RTTs का आपको वेट करना पड़ेगा। OS ओवरहेड फॉर ईच TCP कनेक्शन। अब OS ओवरहेड ये है कि आपको 2 RTTs पर ऑब्जेक्ट भेजना पड़ रहे हैं। अगर आपके पास 10 ऑब्जेक्ट हैं तो आपको 20 RTTs सेंड करना पड़ते हैं। तो ये क्या है कि एक प्रोसेसर इंटेंसिटिव काम है, एक लिंक इंटेंसिटिव काम है, जिसकी वजह से हमारा जो OS का ओवरहेड है हमारे होस्ट पे आता है, मतलब कि एक तरह से बर्डन कह सकते हैं हम कि जो हमारी जो बैंडविड्थ यूज़ हो रही होती है उसका बर्डन हमारे होस्ट पे आता है। तो यह एक प्रोसेसर इंटेंसिटिव और लिंक इंटेंसिटिव काम है। उसके बाद क्या है कि ब्राउजर्स ऑफन ओपन मल्टीपल पैरेलल TCP कनेक्शंस टू फैच रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स इन पैरेलल, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल 10 ऑब्जेक्ट्स हमने एक्सेस करने थे तो इसमें क्या है नॉन परसिस्टेंट में हमें एक फैसिलिटी मिलती है कि हम 10 पैरेलल कनेक्शंस भी बना सकते हैं, या 5-5 करके, पहले 5 हम पैरेलल कनेक्शन बनाएं फिर उसके बाद 5 हम पैरेलल कनेक्शन बना के 10 ऑब्जेक्ट्स 2 मरतबा में एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन मसला जो था वो ये था कि एक ऑब्जेक्ट आप एक कनेक्शन पे एक्सेस कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से हमारा एक OS ओवरहेड है। परसिस्टेंट में इसके उलट है, सर्वर लीव्स कनेक्शन ओपन फॉर आफ्टर सेंडिंग रिस्पॉन्स। अब क्या हुआ, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो सर्वर क्लोज नहीं करेगा, वो अपना कनेक्शन ओपन छोड़ देगा। अब सबसीक्वेंट HTTP मैसेजेस बिटवीन सेम क्लाइंट सर्वर सेंट ओवर ओपन कनेक्शन, जो कनेक्शन ओपन है हमारा उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमारे सेंड होंगे। क्लाइंट की तरफ से जितनी भी रिक्वेस्ट करनी होगी क्लाइंट बारी बारी उसको रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर बारी बारी उनको रिस्पॉन्ड करेगा। ये हमारा होगा एक ही कनेक्शन में, मतलब कि पहला कनेक्शन जो ओपन हो गया उसके बाद हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ट्रांसमिट होंगे, रिसीव होंगे और रिस्पॉन्ड किए जाएंगे सर्वर की तरफ से। उसके बाद क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट एज सुन एज इट इनकाउंटर्स अ रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट, मतलब कि जैसे ही उसके पास सारे ऑब्जेक्ट्स जो जितने क्लाइंट चाहता था वो अगर उसको मिल जाते हैं तो वो एक मैसेज भेज देगा सर्वर की तरफ कि मुझे सारे पैकेट्स सारे मैसेजेस जितने भी मैंने रिक्वेस्ट मांगनी थी वो मुझे रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिल गया है। फिर क्या होगा, एज लिटल एज 1 RTT। अब यहाँ पर क्या है 1 RTT यूज हो रहा है फॉर ऑल द रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट, कटिंग रिस्पॉन्स टाइम इन हाफ। मतलब ये कि हमारे यहाँ पर क्या था, नॉन परसिस्टेंट में हमारे 2 RTTs पर ऑब्जेक्ट यूज हो रहे थे, यहाँ पर क्या है कि 1 RTT पूरे टोटल ऑब्जेक्ट्स के लिए 1 RTT यूज़ हो रहा है। 1 RTT से मुराद ये कि पहला कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद डाटा सारा का सारा सेंड हो गया, मैसेजेस एक्सचेंज हो गए और उसके बाद कनेक्शन टर्मिनेट हुआ। तो इसमें क्या है कि हमारा सिंगल RTT यूज़ हुआ है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें मिस हैं तो यहाँ पर एक इमेज है मेरे पास, वहाँ से हम पढ़ लेते हैं। HTTP रिक्वेस्ट मैसेज को डिस्कस कर लेते हैं। 2 टाइप्स ऑफ HTTP मैसेज होते हैं हमारे पास, HTTP रिक्वेस्ट होते हैं, HTTP रिस्पॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम HTTP रिक्वेस्ट को देखते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट मैसेज उसका क्या फॉर्मेट है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कुछ HTTP रिक्वेस्ट मैसेजेस की कुछ हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसको हम देख लें कि हाँ कुछ फॉर्मेट्स हैं हमारे पास या कुछ रिक्वेस्ट मैसेजेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हमारे पास जो आती है हेडर लाइन आती है, रिक्वेस्ट लाइन आती है, उसके बाद हेडर लाइन आती है, उसके बाद एक आती है लाइन एम्प्टी लाइन।
ये मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं कि पहले रिक्वेस्ट लाइन आई, फिर हेडर लाइन आई, फिर एम्प्टी लाइन आई, फिर बॉडी आता है, बॉडी में हमारा मैसेज जाता है। अब रिक्वेस्ट लाइन में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक रिक्वेस्ट टाइप, कि रिक्वेस्ट की टाइप क्या है, यूआरएल कि किस यूआरएल को आप एक्सेस करना चाहते हैं, एचटीटीपी वर्जन क्या है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट का फॉर्मेट है। अब हम इसमें चीज़ों को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि रिक्वेस्ट लाइन के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है रिक्वेस्ट टाइप। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइप जो है वो गेट है। गेट से मुराद के हासिल करना कि आप क्या चीज़ लेना चाहते हैं, क्या आप क्या आपकी रिक्वेस्ट है और क्या आप चीज़ सर्वर से एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये हो गई गेट हो गई हमारी रिक्वेस्ट टाइप हो गई। उसके बाद है हमारे पास दूसरे नंबर पे यूआरएल कि कौन सा यूआरएल आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या है, index.html, हम इस चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं। ये हमारा एक यूआरएल हो गया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद तीसरी टर्म थी हमारे पास कि वर्जन कौन सा, तो HTTP वर्जन 1.1 हम इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी फील्ड्स इसकी कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास हेडर लाइंस आती हैं, जिसमें हमारे पास हेडर लाइन में क्या डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास होस्ट कि कौन सी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, www.net.cs.umass.edu इसका हम एक्सेस करना चाहते हैं। यूज़र एजेंट के यूज़र जो है वो कौन से ब्राउज़र को यूज़ कर रहा है, मोजिला ब्राउज़र को यूज़ कर रहा है, मोजिला फायरफॉक्स को। मैकिनटॉश उसकी मशीन, इंटेल मैक ओएस उसकी इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट से यहाँ पर क्या मुराद है कि जो क्लाइंट, जो ये HTTP रिक्वेस्ट है, क्लाइंट क्या कहता है कि मुझे अगर रिस्पॉन्स मिले तो मुझे इन फॉर्म में मिले, कि टेक्स्ट फाइल मुझे मिले HTML की फॉर्म में, कि मुझे एक टेक्स्ट फाइल मिले। जो चाहता था वो index.html फाइल ये उसको चाहता था वो, और वो क्या कह रहा है कि अगर मुझे सर्वर आप रिस्पॉन्ड करो, जो मुझे अगर आप मैसेज भेजो तो मुझे HTML फाइल मिलनी चाहिए, मैं वो ही रिसीव करूँगा सिर्फ। एक्सेप्ट करवा दिया है। एक्सेप्ट लैंग्वेज भी बता रहे हैं कि इंग्लिश, US इंग्लिश होगी उसकी। उसके बाद एक्सेप्ट यहाँ पे इंकोडिंग भी बता रहे हैं कि किस प्रोटोकॉल के ज़रिए हमने इंकोडिंग करनी है, gzip, deflate, ये डिफरेंट मेथड्स हैं। उसके बाद कनेक्शन कीप अलाइव के कनेक्शन कीप अलाइव से मुराद यह है कि यहाँ पर कनेक्शन टर्मिनेट नहीं करना, कनेक्शन इस्टेब्लिश ही रखना है। इसके बाद उसके बाद यहाँ पर क्या है, /r/n। जब यहाँ पर अभी देखें आप जितने भी हमारी लाइन से इसमें आखिर में लिखा आ रहा था, लेकिन जब ये /r/n फर्स्ट में शुरू में लिखा आ जाए तो समझो कि हमारा हेडर लाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद जो होगा वो हमारा पेलोड स्टार्ट हो जाएगा। पेलोड क्या होगा, हमारा बॉडी लाइन होगी जिसमें हमारा मैसेज पड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट मैसेजेस हैं, उनको हम 1 लाइन में ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसमें सबसे पहले हमारे पास पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड में क्या है, यूज टू अपडेट अ वेब पेज। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई वेब पेज अपडेट करना है किसी सर्वर पर, तो आप पोस्ट मेथड को यूज़ करते हैं। पोस्ट मेथड से मुराद है कि यहाँ पर गेट की जगह आपकी पोस्ट कमांड यूज़ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है हेड मेथड, रिक्वेस्ट टू रीड अ हेडर ऑफ वेब पेज नॉट कंटेंट। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी वेब पेज का सिर्फ और सिर्फ उसका हेडर पढ़ना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप हेड के नाम से एक गेट की जगह हेड यूज़ करेंगे। उसमें क्या होगा कि आपको जो वेब पेज है उसका हेडर की इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए दी जाएगी, उसका कंटेंट जो है वो आप रीड नहीं कर सकेंगे हेड मेथड में। गेट मेथड जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लाइंट वांट्स वेब सर्विस फ्रॉम वेब सर्वर, के आप अगर क्लाइंट वेब सर्विस को चाहते हैं वेब सर्वर से, तो हम उसको गेट मेथड से हासिल करेंगे। पुट मेथड में क्या है कि अगर कोई चीज़ अगर हम कोई वेब पेज वगैरह किसी सर्वर पर स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम पुट मेथड को यूज़ करेंगे। रिक्वेस्ट टू सर्वर टू स्टोर अ वेब पेज, तो यहाँ पर हम गेट की जगह रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे। इसकी जो डिटेल्स हैं वो आप खुद से पढ़ लेना, मैंने मेन ओवरव्यू दे दिया है आपको। अब HTTP रिस्पांस मैसेज को देखते हैं उसमें क्या होता है। HTTP रिस्पांस में क्या है कि वही हमारे पास HTTP वर्जन बता दिया। 200 हमारे यहाँ पे स्टेटस कोड हो गया कि 200 का मतलब ओके, ऑब्जेक्शन किल्ड मतलब कि कोई सक्सेसफुली हमारा डाटा ट्रांसफर हो चुका है, मैसेज का रिप्लाई आ चुका है। अब यहाँ पर आता है स्टेटस कोड, स्टेटस फ्रेज। अब इसमें क्या है हमारे पास डेट कि किस डेट को रिस्पॉन्स आया है, सर्वर कौन सा था, अपाचे वेब सर्वर था, हमने पहले बात की थी। सेंटोस मतलब कि लिनक्स की मशीन है, सेंटोस है। ओपन SSL मतलब कि यहाँ पर हमारी इंक्रिप्शन भी यूज़ हो रही है, सिक्योर सॉकेट लेयर यूज़ की गई है। उसके बाद ये है कि यहाँ पर ये कुछ वर्जन है, पर्ल वर्जन 5.16.3, इसके ज़रिए हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, वो रिस्पॉन्स आया है। लास्ट मॉडिफाइड कि लास्ट मॉडिफिकेशन किस डेट को हुई थी, ट्यूसडे 1 मार्च, ये उसने बता दिया यहाँ पर। ई टैग
एक्सेप्ट रेंजेस कि कितनी बाइट्स को सर्वर एक्सेप्ट कर सकता है बाइट्स को, और उसकी लेंथ बता दी 2651। कंटेंट टाइप कि कौन सी फॉर्म में कौन सी टाइप को रिसीव कर सकता है सर्वर। तो यहाँ पर उसने बता दिया कि HTML फाइल में रिस्पॉन्स को रिसीव कर सकता है। उसके बाद हमारा क्या होगा, रिक्वेस्टेड, जो कि डाटा हमारा रिक्वेस्ट जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की थी वो हमारे यहाँ पर डाटा सेंड हो जाएगा, जो कि हमारा पेलोड के तौर पे कहलाएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे। हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टेटस कोड्स हैं। 200 ओके, मतलब कि आपका डाटा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया है, रिक्वेस्ट सक्सीड हो चुकी है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट लेटर इन दिस मैसेज। उसके बाद इस वाले के बाद हमारा डाटा उसके अंदर पेलोड में यूज़ होके जाएगा, मतलब स्टोर होके जाएगा। उसके बाद 301 मूव्ड परमानेंटली, मतलब कि कोई आपने ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट किया है वो मूव हो गया किसी नई लोकेशन पे, तो हम यहाँ पे आएगा 301 के मूव किसी और जगह पे हो चुका है परमानेंटली। 400 आएगा जब बैड रिक्वेस्ट, मतलब कि आपका सर्वर कोई किसी वजह से आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा तो हमारा बैड रिक्वेस्ट आएगा। 404 नॉट फाउंड रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट नॉट फाउंड, मतलब आपने फॉर एग्जांपल कोई वेब पेज एक्सेस किया है index.html और वो वहाँ पर सर्वर पर नहीं मौजूद, तो हमारा आएगा 404 नॉट फाउंड। HTTP वर्जन नॉट सपोर्टेड, अगर फॉर एग्जांपल आप 1.0 या HTTP नॉर्मल जो वनीला TCP है को यूज़ करता है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो मे बी इट पॉसिबल के यहाँ पर वर्जन का भी नॉट सपोर्टेड का एरर आ जाए, जो कि हमारा 5.5 कहलाएगा। उसके बाद हम चलते हैं ट्राइंग आउट HTTP क्लाइंट सर्वर फॉर योरसेल्फ। इसमें कोई ख़ास है नहीं, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं कि इसमें इन्होंने बताया कि यहाँ पर इस वेबसाइट को एक्सेस करना है, इस पोर्ट पे एक्सेस करना है, नेटकैट की कमांड यूज़ की गई है टू योर फेवरेट वेब ब्राउज़र। ओपन TCP कनेक्शन ओपन होगा, पोर्ट 80 होगा, एट दिस इसको एक्सेस करना है। एनीथिंग टाइप विल बी सेंट एट पोर्ट 80, मतलब कि जो रिस्पांस होगा वो हमारा इस पे आएगा, इस पोर्ट पे आएगा और ये हमारी वेबसाइट को रिस्पांस मिलेगा, एज अ रिस्पांस क्लाइंट को मिलेगा। टाइप इन गेट HTTP, अब ये गेट HTTP रिक्वेस्ट हम अभी डिस्कस करके आए हैं लास्ट में, ये वाली। तो इसमें सेम यही फॉर्मेट है कि कौन सा URL आपने एक्सेस करना है, उसका वर्जन आ गया और ये रिक्वेस्ट टाइप आ गई गेट, और होस्ट मतलब जो वेबसाइट आपने एक्सेस करनी है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके अलावा ये है कि इसमें और ख़ास है नहीं, अगर आपने कोई ट्रैकिंग श्रैकिंग करनी है तो आप वायरशॉक को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास मेंटेनिंग यूज़र सर्वर स्टेट। अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास कुकीज़ का कॉन्सेप्ट। अब कुकीज़ को आप इस तरह से ले सकते हैं कि हमारे पास अगर हम नॉन टेक्निकल फॉर्म में देखें तो हमारे पास जो कुकीज़ होती हैं वो एक तरह से हम कहते हैं कि हम साइज़ में काफ़ी बड़ी होती हैं, और इसको कंपेयर हम करते हैं बिस्किट के साथ। बिस्किट जो होता है वो साइज़ में स्मॉल होता है और उसको साइज़ में स्मॉल होता है पहली चीज़, और दूसरा ये कि एक बंदा अकेला उसको खा सकता है, जबकि कुकीज़ जो हैं वो एक बड़ी, मतलब कि एक तो साइज़ में बड़ी होती है और उसको मतलब कि मल्टीपल लोग मिलके खाते हैं। तो ये हमारा नॉन टेक्निकल फॉर्म में डिफरेंस है। अब इसका काम क्या है हमारी इस वाले जगह पर, इसको हम डिस्कस करते हैं। HTTP गेट रिस्पॉन्स इंटरेक्शन स्टेटलेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम स्टेटलेस को डिस्कस करके आ चुके हैं कि स्टेटलेस में क्या होता है कि हमारे पास पास्ट क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होती, मतलब कि कोई हमारा स्टेटेबल नहीं बनता, कोई हमारी डेटाबेस नहीं बनती स्टेटलेस में। याद रखना है आप लोगों ने। स्टेटफुल में हमारे पास अपोजिट होता है, उसमें हमारे पास क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन सेव होती है, डेटाबेस बनती है उसकी और हिस्ट्री टेबल मेंटेन किए जाते हैं। अब यहाँ पर ये एग्जांपल इतनी खास आप लोगों को समझ नहीं आएगी, मैं इसको यही सेम एग्जांपल एक इन्होंने नेक्स्ट स्लाइड पे भी दी हुई है, तो उसको हम यहाँ पर ये वाली उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, वेबसाइट एंड क्लाइंट ब्राउज़र यूज़ कुकीज़ टू मेंटेन सम स्टेट बिटवीन ट्रांजैक्शन। मतलब ये कि जो वेबसाइट और क्लाइंट ब्राउज़र के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, रिक्वेस्ट का मैसेजेस का तबादला होता है, उसमें क्या होता है कि कुकीज़ को हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी स्टेट को मेंटेन रख सकें। अच्छा ठीक है, अभी आप लोगों को शायद क्लियर ना हो, लेकिन यह कि अगली एग्जांपल जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। कुकी हेडर, लाइन ऑफ HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, मतलब सर्वर जो है कुकी हेडर को लगा के भेजेगा अपने रिस्पॉन्स वाले मैसेज पे और वो सर्वर करेगा। उसके बाद क्या है कि HTTP हेडर लाइन इन नेक्स्ट HTTP रिक्वेस्ट मैसेज, मतलब अगर क्लाइंट दोबारा रिक्वेस्ट मैसेज करता है सर्वर को तो वो अपने हेडर में उसको लगा के भेजेगा। कुकी फाइल kept on users host managed by users browser। अब जो क्लाइंट है उसके जो ब्राउज़र है वो उसके उन कुकीज़ को मेंटेन भी करेगा, उनके एक हिस्ट्री टेबल बना लेगा जिसमें उसको कुकीज़ को रखेगा। उसके बाद बैकएंड डेटाबेस एट वेबसाइट, मतलब जो वेब सर्वर है उसके एक बैकएंड वेबसाइट भी हमारी बनेगी।
अच्छा, इस एग्जांपल को हम नेक्स्ट वाले पे डिस्कस करते हैं। उन्होंने क्या बताया है, ओह सॉरी, मेंटेनिंग यूज़र सर्वर स्टेट कुकीज़। अब इसमें क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, क्लाइंट एक्सेस करना चाहता है ईबे की वेबसाइट को या फिर किसी अमेज़ॉन को ले लेते हैं। इन्होंने अमेज़ॉन की एग्जांपल लिया कि अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है वो अमेज़ॉन की वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है, तो वो सबसे पहले अपना रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा सर्वर की तरफ। अब यहाँ पर कोई कुकी नहीं है, पहले जो रिक्वेस्ट गई है उसमें कोई कुकी का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। सर्वर ने देखा रिक्वेस्ट आई है और सर्वर देखेगा कि हाँ ये तो अमेज़ॉन के पेज एक्सेस करना चाहता है, वो अपनी डाटाबेस में देखेगा, ओह यहाँ पे तो डाटाबेस में है ही नहीं ये पेज, सर्वर कहेगा। फिर अमेज़ॉन, अब ये सर्वर क्या है, ये अमेज़ॉन की वेबसाइट एक्सेस करवाने के लिए एक रिस्पॉन्स मैसेज देगा, लेकिन उसमें क्या होगा, सेट कुकी 1678, वो एक कुकी को सेट कर देगा 1678, उसके साथ उस नंबर को अटैच कर देगा और वो सेंड कर देगा क्लाइंट की तरफ एक चीज़, और दूसरा उसको मेंटेन रखेगा 1678 फॉर यूज़र, उसको अपने डेटाबेस में मेंटेन रख लेगा, बैकएंड डेटाबेस पे। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? अब फॉर एग्जांपल कि क्लाइंट ने दोबारा किसी उसके बाद कोई चीज़ एक्सेस करना चाहिए, तो उसने अब क्लाइंट क्या करेगा कि जब रिक्वेस्ट का पैकेज भेजेगा तो वो क्या करेगा, एक तो रिक्वेस्ट मैसेज भेजा, उसके साथ हेडर में वो कुकी भी लगाएगा जो उसको मिली थी सर्वर की तरफ से। अब ये सर्वर ने देखी, वो कहेगा ओह ये तो 1678, ये तो मेरे पास पड़ी है मेरी डेटाबेस में, वो यहाँ पर एक्सेस करेगा, उसको एक्सेस हो जाएगी इस डेटाबेस से, वो इसको रिस्पॉन्स मैसेज में उसको डाल के भेज देगा, उसको रिस्पॉन्स कर देगा उस मैसेज का। अगर फॉर एग्जांपल एक हफ्ते बाद यही क्लाइंट वही वेबसाइट को एक्सेस करता है अमेज़ॉन की, अब क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा कुकी का? अब यहाँ पर पता चलेगा मेन फ़ायदा क्या है। अब यहाँ पे वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा और साथ में ये कुकी अटैच कर देगा 1678 जो कि अमेज़ॉन के लिए उसको मिली थी। अब सर्वर के पास आया, सर्वर उसको चेक करेगा और कहेगा, अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि इस तरह की कोई कुकी है, अगर उसको वहाँ पे मिल जाएगी क्योंकि उसने पहले स्टोर की हुई थी, उसको एक्सेस हुई, उसने रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्स मैसेज भेजा क्लाइंट की तरफ, और ये हो गया हमारा काम। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारी यहाँ पर एक तरह से ये हमारा स्टेटफुल प्रोटोकॉल पे HTTP स्टेटफुल प्रोटोकॉल के तौर पे काम कर रहा है कि इसमें हमारे पास डेटाबेस, बैकएंड डेटाबेस भी बन रही है और हमारे यहाँ पर हिस्ट्री भी सेव हो रही है कि कौन से क्लाइंट ने किस वक्त कौन सी वेबसाइट एक्सेस की थी। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ यूजेजेस, कुछ एडवांटेजेस बताए हैं कुकीज़ के, कि ऑथराइजेशन में यह है कि आपसे आपकी एक तरह से ट्रैकिंग की जाएगी, यूज़र की ट्रैकिंग की जाएगी कि यूज़र ऑथेंटिक है। ऑथेंटिकेशन किस तरह से, उसकी यूज़र नेम और पासवर्ड से भी की जा सकती है, ये हो गया ऑथेंटिकेशन। दूसरे नंबर पे शॉपिंग कार्ड, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, अगर फॉर एग्जांपल आपने दराज से कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, अगर इस तरह से हो जाए कि आप ऑर्डर बुक कर रहे थे और जैसे ही आपने अपनी ट्रांजैक्शन के लिए अपने क्रेडिट कार्ड की क्रेडेंशियल वगैरह पुट किए और आपने अभी सेंड ही की थी अपनी डिटेल्स और आपने सेंड किया, आपकी मनी जो थी वो सेंड हुई, लेकिन उसके दरमियान अभी बुक ऑर्डर हुआ नहीं था, उसके दरमियान आपका क्या हो गया, कनेक्शन टर्मिनेट हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपकी अमाउंट तो एक तो चली गई ज़ाय और ऊपर से आपका ऑर्डर भी बुक नहीं हुआ। तो इस तरह की चीज़ों, इस तरह के वेबसाइट्स को सिक्योर बनाने के लिए और इनको ऑथेंटिकेट करने के लिए, ऑथेंटिकेटेड बनाने के लिए हम इन कुकीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी HTTP कुकीज़ कहलाती हैं। मतलब कि अगर आपने कोई शॉपिंग वगैरह करनी होती है तो इसमें कुकीज़ का बड़ा अमल दखल होता है। रिकमेंडेशन, अगर फॉर एग्जांपल आप कुकीज़ की रिकमेंडेशन का आप इस तरह समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास आप कोई चीज़ सर्च करते हैं अपने यूट्यूब पे, कोई भी सर्च करते हैं, उसके बाद ये होता है कि जब आप नॉर्मल यूट्यूब के भी ओपन करते हैं तो वो कुछ चीज़ें आपको खुद ब खुद जनरेट करके दे देता है और वो होती हैं आपकी प्रीवियस हिस्ट्री से रिलेटेड। तो इसमें क्या है कि वो रिकमेंड करता है आपको आपके मुताबिक, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक कुछ चीज़ें, तो उसमें भी हमारी कुकीज़ यूज़ होती हैं। यूज़र सेशन स्टेट, मतलब कि वेब सर्विस वगैरह की, वेब सर्विस की जब क्लाइंट को चाहिए वेब सर्विस वगैरह तो उसमें भी हमारे पास ये कुकीज़ का अमल दखल होता है। उसके बाद हाउ टू कीप स्टेट, कैसे रखनी है मेंटेन स्टेट एट सेंडर रिसीवर ओवर मल्टीपल ट्रांजैक्शन, वही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की एग्जांपल जो मैंने डिस्कस की। इन मैसेज में कैसे रखनी है कुकीज़ इन HTTP मैसेज कैरी स्टेट जो कि हमारी वेब ईमेल, मतलब कि वेब सर्विस हो जाएगी हमारे यहाँ पर। कुकीज़ एंड प्राइवेसी, कुकीज़ परमिट साइट्स टू लर्न
अ लॉट अबाउट यू ऑन देयर साइट। मतलब कि अब जब आप फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उसमें लिखा आता है कि एक्सेप्ट करो कुकीज़, एक्सेप्ट करते हैं कुकीज़, फिर वो आपको अपना वेब पेज एक्सेस करवाते हैं। तो एक्सेप्ट कुकीज़ से वो इसलिए करवाते हैं कि वो आपके क्रेडेंशियल्स वगैरह जो हैं वो आपके अपने पास सेव करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र की अपने पास रख लेते हैं। थर्ड पार्टी परसिस्टेंट कुकीज़ ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स अलाउ कॉमन आइडेंटिटी टू बी ट्रैक्ड अक्रॉस मल्टीपल वेबसाइट। मतलब थर्ड पार्टी परसिस्टेंट हमारी कुकीज़ भी होती हैं जो कि इस तरह से हमारी कुछ इंफॉर्मेशन को सेव कर रखती हैं अपने पास। अब हमारे पास आता है वेब कैशे का कंसेप्ट। अच्छा, वेब कैशे में क्या होता है, गोल हमारा क्या होता है, सेटिस्फाई क्लाइंट रिक्वेस्ट विदाउट इन्वॉल्विंग द ओरिजिन सर्वर। मतलब कि आप यहाँ पर वेब कैशे का काम क्या होगा कि वो इसको यहाँ पे इसको डायग्राम से समझेंगे। क्लाइंट जो है उसने रिक्वेस्ट की है, अब यहाँ पर वेब कैशे सेंटर में बैठा है। अब वेब कैशे सर्वर ने क्या करना है, वो अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं क्लाइंट ने कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को एक्सेस किया, यूईटी की वेबसाइट को एक्सेस किया, तो वेब कैशे देखेगा कि यूईटी की वेबसाइट मेरे पास पड़ी है, मेरे कैशे में पड़ी है। अगर फॉर एग्जाम्पल उसने अभी पहली रिक्वेस्ट आई थी तो नहीं पड़ी हुई, तो वो इस रिक्वेस्ट को भेज देगा सर्वर की तरफ। सर्वर देखेगा यूईटी की वेबसाइट एक्सेस करना चाहता है, वो उसको रिस्पॉन्स करेगा, वेब कैशे के बाद रिस्पॉन्स आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि वेब कैशे जो है वो उस रिस्पांस को देखेगा कि ये तो यूटी की वेबसाइट है, वो कहेगा मेरे पास तो है ही नहीं है, वो अपने पास अपने कैशे में सेव कर लेगा और रिस्पांस जो है वो एज इट इज़ क्लाइंट को भेज देगा। अब अगली बार कभी भी क्लाइंट को उस पेज की ज़रूरत पड़ती है तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा वेब कैशे पे। वेब कैशे देखेगा अच्छा ये तो यूटी की वेबसाइट एक्सेस करना चाहता है, मेरे पास तो यूटी की वेबसाइट पड़ी है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से ही रिस्पॉन्स कर देगा। तो ये हमारा होता है वेब कैशे और ये एज अ प्रॉक्सी सर्वर यूज़ होता है। इसको हम कहते हैं, इसको हम मेमोरी कैशे भी कह सकते हैं, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को, हमारी रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन को सेव करता है। इसमें और कुछ ख़ास है नहीं, आप इसकी थ्योरी को पढ़ सकते हैं। उसके बाद यह कि वेब कैशेस एज नोन एज प्रॉक्सी सर्वर, जैसे हम डिस्कस करके आ चुके हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि वेब कैशे एक्ट एज बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। अब ये क्या बात कर रहे हैं कि वेब कैशे क्लाइंट के तौर पे भी एक्ट करता है और सर्वर के तौर पे भी। वो कैसे, क्या फॉर एग्जांपल यहाँ से आई है रिक्वेस्ट पहली क्लाइंट की, तो अब क्लाइंट सर्वर वेब कैशे के पास कोई उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो इसको सेंड कर देगा आगे। मतलब अब यहाँ से क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को, तो यहाँ पे एज अ क्लाइंट वो बिहेव कर रहा है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट अब दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं तो अब उसके पास पड़ी हुई है, अब यहाँ पे वो सर्व कर रहा है, तो एज अ सर्वर वेब कैशे बिहेव कर रहा है। उसके बाद यह है कि हमारे पास एडवांटेजेस हैं वाई वेब कैशे की क्यों ज़रूरत पड़ती है। रिड्यूस रिस्पॉन्स टाइम, मतलब RTT राउंड ट्रिप टाइम को रिड्यूस कर देता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट फॉर क्लाइंट के लिए, क्लाइंट की रिक्वेस्ट के लिए। कैशे इज़ क्लोजर टू क्लाइंट, मतलब जैसे कि ये क्लाइंट जो है इसके करीब वेब कैशे होता है तो उसको डिले नहीं आता, कम आता है डिले। रिड्यूस ट्रैफिक ऑन इंस्टीट्यूशंस एक्सेस लिंक, मतलब कि जो मेन एक्सेस लिंक होता है ये वाला, ये एक्सेस लिंक हमारा, तो इसमें क्या है कि इधर हमारी कम ट्रैफिक जाती है। इंटरनेट इज़ डेंस विद कैशेज, मतलब कि इंटरनेट जो है इस पर बहुत ज़्यादा कैशेज हैं, मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं डेंस कैशेज हैं उधर। एनेबल्स पुअर कंटेंट प्रोवाइडर्स टू मोर इफेक्टिव डिलीवर कंटेंट, मतलब कि अच्छे तरीके से वेब कैशे क्या होता है कि हमारा अच्छे तरीके से हमारी सर्विस को रिस्पॉन्ड कर देता है पहली बात, और दूसरा ये कि उसमें हमारे पास डिले वगैरह रिड्यूस हो जाते हैं। अब कैशिंग की एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि एक्सेस लिंक रेट अगर फॉर एग्जांपल 1.54 Mbps दिया हुआ है, यहाँ पर ये एक्सेस लिंक रेट दे दिया है। RTT मतलब कि राउंड ट्रिप टाइम उन्होंने 2 सेकंड दे दिया। राउंड ट्रिप टाइम होता है कि इस राउटर से लेके इस सर्वर तक जाना और फिर सर्वर से वापस आना रिक्वेस्ट का, तो ये हमारा राउंड ट्रिप टाइम होता है, तो ये उन्होंने 2 सेकंड दिया है। वेब कॉन्टेंट वेब ऑब्जेक्ट साइज वो 100 किलोबाइट्स है जो कि सर्वर पर सेव है। एवरेज रिक्वेस्ट रेट ब्राउजर टू ओरिजिन, ये 15 रिक्वेस्ट पर सेकंड को रिजॉल्व कर सकता है एट अ टाइम। एवरेज डाटा रेट टू ब्राउजर 1.50 Mbps दिया हुआ है उन्होंने, और ये लैन की कैपेसिटी उन्होंने दी है 1 Gbps। अब इसमें क्या है कि एक्सेस लिंक यूटिलाइजेशन निकालनी होगी, तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा कि एक्सेस लिंक यूटिलाइजेशन के लिए एवरेज डाटा रेट टू ब्राउजर डिवाइडेड बाय एक्सेस लिंक रेट, मतलब कि 1.50 Mbps डिवाइड बाय 1.54 Mbps करेंगे तो हमारे पास 0.97 एक्सेस लिंक यूटिलाइजेशन आ जाएगी। लैन यूटिलाइजेशन निकालनी होगी, तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि 15 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, ये मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हमें एक चीज़ और गिवन होगी जो कि हमारे पास होगा हाँ जी, बल्कि यहाँ पर गिवन है वेब ऑब्जेक्ट साइज 15 मल्टीप्लाई बाय 100 के, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 15 मल्टीप्लाई बाय 100 के डिवाइडेड बाय
1.54, मतलब कि आपका लैन निकाल रहे हैं तो लैन की क्या कैपेसिटी 1 Gbps, मतलब कि 1 रेज़ द पावर 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 रेज़ द पावर -3। तो ये आ गया आपकी लैन यूटिलाइजेशन। एंड टू एंड डिले निकालना तो हमारे पास 3 डिले होते हैं, इंटरनेट डिले, एक्सेस लिंक डिले, लैन डिले, ये 3 तरह के डिले होते हैं। इंटरनेट डिले आपको गिवन है 2 सेकंड जो कि RTT है आपका। अगर आपको एक्सेस लिंक डिले भी मिल जाए और लैन डिले भी मिल जाए तो आपको उसको एंड टू एंड डिले निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है इसका ऑप्शन 1 के बाय अ फास्टर एक्सेस लिंक। अगर आप एक एक्सेस लिंक फास्टर ख़रीद लेते हैं, फॉर एग्जांपल पहले आपके पास था 1.54 Mbps, लेकिन अब आपने क्या किया 154 Mbps का लिंक ख़रीद लिया, तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो एक्सेस लिंक की यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी 0.0097। एक ये सोल्यूशन है हमारे पास। अब ये सोल्यूशन है बड़ा एक्सपेंसिव कि जो आप 1.54 Mbps लिंक ले रहे थे अब आप स्विच हुए हैं 154 Mbps, तो ये एक बहुत एक्सपेंसिव सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन 2 क्या है हम उसको देखते हैं। सोल्यूशन 2 क्या है कि इंस्टॉल है वेब कैशे, मतलब आप एक सर्वर को इंस्टॉल कर लें जो कि वेब कैशे के तौर पे बिहेव करेगा। अब उसमें फ़ायदा क्या होगा, क्या आपका लिंक जो एक्सेस लिंक रेट है वो सेम है पिछले जैसे ही 1.54 Mbps का, सारी चीज़ें सेम है। और इसमें क्या होगा कि जो क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट होगी वो इसी सर्वर से डील हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इधर एक तो इधर हमारी बैंडविड्थ कम यूज़ होगी और ऊपर से हमारे पास जो क्लाइंट को रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो उसका डिले जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कैलकुलेटिंग एक्सेस लिंक यूटिलाइजेशन एंड टू एंड डिले विद कैशे। ये एग्जांपल है कि 40% कैशे जो है 40% रिक्वेस्ट जो है वो सर्व हो रही है हमारी इस कैशे से, और 60% रिक्वेस्ट जो है वो रिस्पॉन्ड की जा रही है हमारी सर्वर से। इसमें क्या होगा कि अगर हमने निकालना हो, हमने एक्सेस लिंक यूटिलाइजेशन, उसके लिए क्या है कि हमें पहले निकालना होगा 60% हमारे वेब सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहे थे तो 0.6 इंटू अब उसकी बैंडविड्थ क्या है, मतलब कि एवरेज बैंडविड्थ क्या गिवन है हमें, यहाँ पर अभी नहीं गिवन, ये यहाँ पर गिवन है 1.50 Mbps। तो ये हो गई यहाँ पर 1.50 Mbps मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गई हमारे पास रेट टू ब्राउज़र एक्सेस लिंक ओवर एक्सेस लिंक के किस रेट पर ब्राउज़र एक्सेस कर सकता है एक्सेस लिंक के जरिए, एक्सेस लिंक के ऊपर क्या रेट है ब्राउज़र का। तो ये आ गया हमारे पास 0.9 Mbps। एक्सेस लिंक यूटिलाइजेशन निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे 0.9 को डिवाइड कर देंगे जितनी भी हमें यहाँ पर हम एक्सेस लिंक की बैंडविड्थ दी होगी, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्सेस लिंक की यूटिलाइजेशन। इसी तरह हम हमारे पास फिर गिवन होगा हमारे पास लैन लिंक यूटिलाइजेशन गिवन होगी, उसको फिर हम 0.6 इंटू डिले फ्रॉम ओरिजिनल सर्वर इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0.4 जो कि हमारी वेब कैशे रिस्पॉन्ड कर रहा था इंटू डिले विद व्हेन सेटिस्फाइड एट कैशे। तो ये अगर गिवन होगा तो आप इसको आसानी से इसका आप एंड टू एंड डिले निकाल सकते हैं। अब कंक्लूजन क्या है कि हमारा जो वेब कैशे वाला सिस्टम है, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन 2 है वो इट इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू बाइंग अ डेडिकेटेड लिंक, दैट इज़ ऑप्शन 1। उसके बाद आते हैं हमारे पास कंडीशनल गेट। अब कंडीशनल गेट में क्या होता है कि एक नया प्रॉब्लम अराइज होता है। उसमें क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है सर्वर को, अब सर्वर ने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर एक वेब कैशे वाला आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेब कैशे, यहाँ पे हम लगा लेते हैं वेब कैशे। अब इसमें क्या होगा कि जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा वेब कैशे को, अब वेब कैशे देखेगा मेरे पास है, अगर है तो वेल एंड गुड। फॉर एग्जांपल उसने फर्स्ट टाइम दी थी तो वो वेब कैशे रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा और वेब कैशे उसको रिस्पॉन्ड करके क्लाइंट को देगा। अब लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक हफ्ते बाद दोबारा क्लाइंट एक्सेस करता है वेब कैशे को, तो वेब कैशे के पास वो वेबसाइट पड़ी होगी, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो वेबसाइट इतनी देर में एक हफ्ते बाद पीछे इस साल मेन सर्वर पर अपडेट हो चुकी है, तो क्या होगा कि वेब कैशे के पास तो अपडेट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो वो क्या करेगा कि इस सर्वर के पास जो अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो हासिल करना चाहेगा। अब वो हासिल कैसे करेगा, वो होगा हमारा कंडीशनल गेट के ज़रिए। अब कंडीशनल गेट में क्या होता है, हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो इफ़ मॉडिफाइड सिंस, मतलब कि यहाँ से वेब कैशे जो है वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा ओरिजिनल सर्वर पर, उसमें क्या बताएगा कि अगर मॉडिफाइड हुआ है, मतलब कि रिक्वेस्ट जो भेजेगा कि अगर ये रिक्वेस्ट मॉडिफाई हुई है सिंस डेट दे देगा, जो कि डेट उसको पहले मिली थी जब सर्वर ने इसको रिस्पॉन्ड किया था, वो डेट यहाँ पर लिख देगा कि अगर वेबसाइट मॉडिफाई हुई है इस डेट के बाद तो फिर मुझे रिस्पॉन्स कर दो। अगर तो वेबसाइट में कुछ चेंजिंग हुई तो वो रिस्पॉन्स कर देगा,
और अगर फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्स उस वेबसाइट में कोई चीज़ चेंज नहीं हुई तो वो करेगा 304 नॉट मॉडिफाइड, मतलब कि कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई। तो ये होता है हमारे पास कंडीशनल गेट। यहाँ पे हमारे पास HTTP वर्जन 2 भी है, इसका भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिक्रीज डिले इन मल्टी ऑब्जेक्ट HTTP रिक्वेस्ट, मतलब कि जो हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो हम HTTP रिक्वेस्ट के जो मल्टी ऑब्जेक्ट्स जो सेंड होते हैं या रिसीव होते हैं हमारे लिंक पे, तो उनका जो डिले होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है हमारा HTTP वर्जन 2 में। वर्जन 1.1 में क्या था कि हमारी पाइपलाइन मतलब कि पैरेलली हमारी रिक्वेस्ट सेंड और रिसीव हो सकती थी एक सिंगल TCP कनेक्शन पे। सर्वर रिस्पॉन्स इन ऑर्डर FCFS, मतलब कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे वो HTTP वर्जन 1.1 की बात हो रही है, वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा गेट रिक्वेस्ट को। विद FCFS स्मॉल ऑब्जेक्ट में हैव टू वेट फॉर ट्रांसमिशन हेड ऑफ HOL ब्लॉकिंग बिहाइंड लार्ज ऑब्जेक्ट्स। इसका हम डिस्कस करते हैं HOL ब्लॉकिंग क्या होती है, इसका हम नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करते हैं। लॉस रिकवरी के अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पैकेट लॉस हो जाता है तो उसकी रिकवरी भी HTTP वर्जन 1.1 प्रोवाइड करते हैं। अब HTTP वर्जन 2 क्या प्रोवाइड करता है? डिक्रीज डिले इन मल्टी ऑब्जेक्ट, ये हम डिस्कस कर लिया है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एट सर्वर इन सेंडिंग ऑब्जेक्ट टू क्लाइंट, मतलब कि जब सर्वर सेंड करते हैं क्लाइंट की तरफ कोई ऑब्जेक्ट तो उसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मेथड स्टेटस कोड मोस्ट हेडर फील्ड्स आर अनचेंज, मतलब कि दोनों सेम है उसके साथ। ट्रांसमिशन ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन क्लाइंट स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट प्रायोरिटी, मतलब कि इसमें क्या है कि जो रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट्स का जब रिस्पॉन्स जाता है तो वो क्लाइंट स्पेसिफाइड, मतलब जो प्रायोरिटी क्लाइंट डिसाइड करता है उस हिसाब से हमारे क्लाइंट की तरफ रिस्पॉन्स आता है। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सिस्टम खत्म हो जाता है। पुश अनरिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट्स टू क्लाइंट, मतलब अनरिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी हमारे मतलब कि कोई रिक्वेस्ट नहीं हुए उनको भी पुश कर देता है क्लाइंट की तरफ। डिवाइड ऑब्जेक्ट इनटू फ्रेम्स, इसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे वो HOL ब्लॉकिंग को रिजॉल्व करता है। ये हमारे पास आते हैं HTTP वर्जन 1.1 जिसका हम कह रहे हैं मतलब दूसरा वर्जन है और उसका क्या नाम, उसका कोड क्या है 1.1। अगर फॉर एग्जांपल के क्लाइंट ने एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट, कोई हम कहते हैं वीडियो, कोई बड़ी सी कोई मूवी है उसने एक्सेस कर ली है, एक्सेस करनी है सर्वर से, एंड 3 स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एक्सेस करने हैं। अब उसमें क्या है कि क्लाइंट ने क्या किया, पहले वीडियो को डाउनलोड पे लगा दिया सर्वर से, अब वो डाउनलोड होगी तो अब जब सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा तो वो FCFS हमने अभी पढ़ा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। अब ऑब्जेक्ट 1 था ही इतना बड़ा कि उसको काफ़ी घंटे लग गए उसको सेंड होने में, जबकि हमारी जो दूसरी फाइल थी वो बहुत छोटी थी, वो चंद मिनट में सेंड हो जाती। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है कि हमारे मसला क्या है कि हमारी इस एक फ़ाइल की वजह से जो हेड पे लग गई थी जो फाइल, उसकी वजह से हमारी ये जो 3 फाइल्स थी इनको भी वेट करना पड़ा, इनको भी क्यू में लगना पड़ा, तो जिसकी वजह से हमारे पास हमारी जो लिंक की बैंडविड्थ वो कंज्यूम होती है, जो कि एक तरह से हमारा एक फेलियर है। अब ये जो है ये ओवरकम होता है हमारा HTTP वर्जन 3 में। अब वो कैसे होता है वर्जन 3? अब इसमें क्या है कि उसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं फ्रेम्स में, फ्रेम ट्रांसमिशन इंटरलीव्ड। अब क्या, अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की थी पूरी वीडियो ये वाली, अब उसको उसने क्या किया सर्वर ने कि उसको डिफरेंट फ्रेम्स में, डिफरेंट सेगमेंट में उसको डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा कि पहला सेगमेंट वीडियो का सेंड हुआ, दूसरी फाइल का पहला सेगमेंट हुआ, तीसरी फाइल का पहला सेगमेंट सेंड हुआ। ये देख रहे हैं आप, पहले ब्लू गया, फिर ऑरेंज गया, फिर ग्रीन कलर गया, फिर पर्पल गया, मतलब कि पहले फ्रेम चला गया, फिर उसके बाद दूसरा फ्रेम जाएगा वीडियो का, फिर ऑरेंज सेंड हो गई थी फाइल, अब ग्रीन की दूसरी रहता था, दूसरा पैकेट दूसरा फ्रेम ग्रीन का गया और फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया तीसरा पैकेट, अब इसका जाएगा चौथा। अब ये ऑनवर्ड्स पूरी फाइल सेंड होती रहेगी, मतलब कि जो हमारी जो नीचे वाली जो 3 फाइल्स थी वो हमारी क्यू में लगने से बच गई। तो ये हमारा एक एडवांटेज है जो हमें मिलता है HTTP वर्जन 3 में। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है, इसका आप पढ़ लें कि HTTP वर्जन 2 ओवर सिंगल TCP कनेक्शन मीन्स रिकवरी फ्रॉम पैकेट लॉस स्टिल स्टॉल्स ऑल ऑब्जेक्ट ट्रांसमिशन एज इन HTTP वर्जन 1.1 ब्राउजर्स हैव इंसेंटिव टू ओपन मल्टीपल, मतलब हम यहाँ पे मल्टीपल पैरेलल TCP कनेक्शंस को ओपन कर सकते हैं। रिड्यूस स्टॉलिंग हमारी रिड्यूस हो जाती है, इंक्रीज ओवरऑल थ्रूपुट, हमारा ओवरऑल थ्रूपुट इंक्रीज हो जाता है। नो सिक्योरिटी ओवर TCP वनीला TCP कनेक्शन, मतलब कि कोई सिक्योरिटी, कोई इंक्रिप्शन, कोई उस पर सिक्योरिटी हमें नहीं प्रोवाइड की जाती। ये हो रही है हमारी बात HTTP वर्जन 2 की। वर्जन 3 में क्या है कि हमें सिक्योरिटी भी मिलती है, हमें पर ऑब्जेक्ट एरर कंट्रोल मिलता है, कंजेशन कंट्रोल मिलता है, फ्लो कंट्रोल हमें मिलता है ओवर UDP। मोर ऑन HTTP 3 इज इन ट्रांसपोर्ट लेयर।
तो बस यही है कि इसमें हमारे पास मतलब कि फ्लो एरर कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल और सिक्योरिटी वगैरह के फीचर्स हमें मिलते हैं HTTP वर्जन 3 में। तो यहाँ पर हमारा वेब एंड HTTP का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम ईमेल SMTP IMAP को हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।